चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। बच्चों, रजिस्ट्रेशन की बात करें तो सबसे पहले हमें प्रमोटर्स के बारे में जानना होगा, क्योंकि आखिरकार ये प्रमोटर्स ही होते हैं जो सर किसी कंपनी के लिए आइडिया कंसीव करते हैं। उनके दिमाग में ये आइडिया आता है कि चलो एक कंपनी फॉर्म की जाए, और बच्चों वो उस काम के लिए जो आइडिया उन्होंने सोचा है, वो काम जो सोचा है उन्होंने, उस काम के लिए एक कंपनी फॉर्म कर देते हैं। तो बेटा पहले तो प्रमोटर के बारे में जानना जरूरी हो जाता है। तो प्रमोटर क्या है बेटा? सेक्शन 2 क्लॉज 69 कहता है कंपनीज एक्ट का कि प्रमोटर मतलब, सर प्रमोटर मतलब जिसका नाम प्रॉस्पेक्टस में गिवन है, जिसका नाम प्रॉस्पेक्टस में गिवन है, ठीक है। या फिर आप उसका नाम एनुअल रिटर्न में भी देख सकते हैं, सेक्शन 92 में जो एनुअल रिटर्न दी जाती है उसमें। हाँ जी, कहानी समझ में आ रही है? प्रमोटर मतलब क्या सर? सेक्शन 2 क्लॉज 69 कहता है कि भाई वो पर्सन जिसका नाम की प्रॉस्पेक्टस के अंदर हो, या फिर आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो एनुअल रिटर्न में, उसके नाम दिए होंगे सेक्शन 92 के अंदर। क्लियर है जी? दूसरी चीज सुनिएगा, ये तो रही सर पहली बात कि या तो प्रॉस्पेक्टस चेक कर लीजिए या फिर एनुअल रिटर्न चेक कर लीजिए। या दूसरी बात क्या है कि सर या तो वो व्यक्ति कंट्रोल करता हो ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। बेटा वो व्यक्ति क्या करता हो? कंट्रोल करता हो अफेयर्स ऑफ द कंपनी, कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के जो मैटर है उसको या तो वो डायरेक्टली या तो वो इनडायरेक्टली जब कंट्रोल करे तो उस व्यक्ति को भी नाम क्या दे देंगे बेटा? प्रमोटर। और तीसरी चीज कि सर जिसके एडवाइस पे, जिसके डायरेक्शन पे, जिसके इंस्ट्रक्शंस पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अकस्टम टू एक्ट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसके एडवाइस, डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, उस व्यक्ति को प्रमोटर नाम दे देंगे बेटा। सो एक बार बताइए जरा, सेक्शन 2 क्लॉज 69 प्रमोटर्स की डेफिनेशन में क्या लिखा है? या तो व्यक्ति का नाम प्रॉस्पेक्टस में गिवन है या एनुअल रिटर्न के अंदर गिवन है, भैया उसको प्रमोटर बोल दो। या फिर बच्चों कंट्रोल है ओवर द अफेयर्स ऑफ कंपनी, या फिर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है आर अकस्टम टू एक्ट ऑन द एडवाइस, डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ सच पर्सन, उस व्यक्ति को आप नाम दे देते हो बेटा प्रमोटर। अगर सिंपल सेंस में कहें तो प्रमोटर क्या है? पर पर्सन हु फॉर्म द कंपनी, वो व्यक्ति जिसने क्या किया बेटा? कंपनी फॉर्म किया है, उस व्यक्ति को प्रमोटर कहते हैं। या फिर जिस व्यक्ति के दिमाग में ये आइडिया आया है उस व्यक्ति को प्रमोटर कह सकते हो बेटा। या फिर वो व्यक्ति जिसने कंपनी फॉर्म करने के लिए स्टेप्स उठाए हैं, उस व्यक्ति को आप प्रमोटर कह सकते हो। या फिर वो व्यक्ति, सुनिएगा जरा ध्यान से मेरी बात, वो व्यक्ति जिसने स्टेप्स उठाए सर उसको आप प्रमोटर कह दोगे। देखिए ध्यान से सुनिए सर, मिस्टर एक्स बेटा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं टू फॉर्म अ कंपनी फॉर्म करने के लिए। अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी फॉर्म करता है ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स। आप मुझे एक बात बताएं, आप मुझे बताएं कि क्या मैं ये कह दूं ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ये जो पर्सन है चार्टर्ड अकाउंटेंट, भाई ये चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने की कंपनी फॉर्म की है, क्या मैं इसको प्रमोटर कह दूं? नहीं सर। सर चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भले सारे के सारे नेसेसिटीज को पूरा करवाया है मिस्टर एक्स से, बट बेटा वो कभी भी प्रमोटर नहीं कहलाएगा। क्यों सर? क्योंकि बेटा उसने प्रोफेशनल कैपेसिटी में ये काम किया है। उसने बेटा इस काम को करने के लिए प्रोफेशनल फीस ली होगी, उसने प्रोफेशनल कैपेसिटी में जब ये काम किया है तो हम कह देंगे बेटा कि पर्सन एक्टिंग ओनली इन द प्रोफेशनल कैपेसिटी, तो हम उसको कह देंगे कि सर ये प्रमोटर नहीं होंगे, ये लोग प्रमोटर नहीं होंगे बच्चों। आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही हैं बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए सर, अगर हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज की बात करें तो यहां हम बात करेंगे सेक्शन 3 की। सेक्शन 3 की बात करेंगे बेटा, जिसमें प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी, दो तरह की कंपनी है हमारे पास। हाँ जी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, दो तरह की कंपनी है बच्चों अपने पास। देखिए प्राइवेट कंपनी फॉर्म करने के लिए आपको कम से कम मिनिमम 2 लोगों की आवश्यकता है। और बेटा प्राइवेट कंपनी
जैसी ही एक कंपनी और होती है ना, ओपीसी, जो इन नेचर प्राइवेट ही होती है। इसे फॉर्म करने के लिए आपको केवल एक पर्सन की ही जरूरत है। जबकि अगर आप पब्लिक कंपनी बेटा इनकॉर्पोरेट करवाना चाहते हैं तो मेमोरेंडम को, चलिए सब्सक्रिप्शन क्लॉज में सब्सक्राइब करेंगे बेसिकली। सर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, कंपनीज एक्ट 2013 क्या कहती है, प्रोवाइड करती है बेटा आपको प्रोसीजर। सेक्शन 7 में सारे के सारे प्रोसीजर लेट डाउन है कि आप कंपनी को कैसे फॉर्म करेंगे। देखिए एक एक करके हम लोग सारी बातें कर लेंगे यहाँ पे। फर्स्ट क्या है बेटा, फाइलिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन विद द रजिस्ट्रार। देखिए रजिस्ट्रार मतलब आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, ये आप देख सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी पूरे पूरे भारत में किस तरीके से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज हमें दिखाई देती है बच्चों। तो अगर कोई भी कंपनी फॉर्म करना है तो भी प्रमोटर को क्या करना पड़ता है बेटा, प्रमोटर को रेलेवेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। हाँ जी, डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं और ये डॉक्यूमेंट आरओसी को सबमिट किया जाता है। आरओसी कौन सा सर, जो आपके ज्यूरिसडिक्शन में आता हो। कौन सा आरओसी, जो आपके ज्यूरिसडिक्शन में आता हो बेटा। जनरली एवरी स्टेट, हर स्टेट के पास एक आरओसी है। हाँ कुछ ऐसे स्टेट भी है जिसके पास एक भी आरओसी नहीं है और कुछ ऐसे स्टेट भी है जिसमें 2 आरओसी काम करते हैं, है ना। जैसे अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं वहां पे 2 आरओसी हैं बच्चों, ठीक है। खैर चलिए, सो रजिस्ट्रेशन के लिए हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स है बेटा वो इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार को देने होते हैं, जिसके भी ज्यूरिसडिक्शन में हम आ रहे होते हैं बेटा। हम जिसके भी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर अपनी कंपनी फॉर्म करना चाहते हैं। देखिए ध्यान से, आपको इसके साथ साथ जब हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं तो इसमें मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स देने होंगे जो कि साइंड होते हैं बाय ऑल द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। मैंने आपको कहा कि देखो जब भी आप एमओए फॉर्म करते हो, एमओए जब भी आप बनाते हो बेटा, तो यहां पर जनरली 6 क्लॉजेस होते हैं। उसमें से एक क्लॉज है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। सब्सक्रिप्शन क्लॉज में आपको सब्सक्राइबर्स के बेसिकली बेटा सब्सक्राइबर की आपको जरूरत पड़ती है। आपके पास प्राइवेट कंपनी के लिए 2 सब्सक्राइबर होने चाहिए और पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम 7 सब्सक्राइबर होने चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात, जितने भी सब्सक्राइबर हैं एमओए के, उनको कम से कम एक शेयर लेना ही होता है बेटा। देन हम ये कह सकते हैं कि सब्सक्राइबर बेटा शेयर होल्डर बन जाता है। सब्सक्राइबर बिकम्स शेयर होल्डर। सब्सक्राइबर क्या बन जाता है बेटा, शेयर होल्डर बन जाता है सर। ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है सर। और डिक्लेरेशन, एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा बेटा। जो भी फॉर्मेशन वर्क में एंगेज्ड है, माइट बी कोई एडवोकेट, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कोई कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, तो बच्चों इसको एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है। ठीक सर, बिल्कुल क्लियर है सर। पर्सन जिसका नाम की आर्टिकल में डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी की तरह लिखा गया है बेटा, उस व्यक्ति को, हाँ जी, उस व्यक्ति को सारे के सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल करने होते हैं। इस एक्ट में जो भी रिक्वायरमेंट बता रखी है वो सारे के सारे रिक्वायरमेंट उसे फुलफिल करने होंगे बच्चों। एक डिक्लेरेशन देना होगा फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर्स, जितने भी सब्सक्राइबर्स है, पब्लिक कंपनी में 7 और प्राइवेट कंपनी में 2, इनकी तरफ से एक डिक्लेरेशन जाएगा। ठीक है, मेमोरेंडम एंड फॉर्म पर्सन नेम्ड फर्स्ट डायरेक्टर, और फर्स्ट डायरेक्टर भी जो बेटा इसके अंदर अपना डिक्लेरेशन देगा। क्या डिक्लेरेशन में क्या होगा बेटा, कि वो कभी भी कन्विक्टेड नहीं हुआ है, कभी भी बेटा कन्विक्टेड नहीं हुआ है प्रमोशन, फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ एनी कंपनी से, या फिर उसको कभी भी गिल्ट फाउंड नहीं किया गया है, या फिर मिसफियंसेस फाउंड नहीं किया गया है पिछले 5 सालों के दौरान। ठीक सर। और सर डॉक्यूमेंट जो फाइल्ड किया गया है आरओसी के पास, वो एज पर हिज ओपिनियन बिल्कुल करेक्ट, कंप्लीट एंड ट्रू है। उसके ओपिनियन के अनुसार ये बिल्कुल करेक्ट है, कंप्लीट है एंड ट्रू है। ठीक सर, ओके। देखो जी, जो हम कहें द एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस टिल इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टैब्लिश्ड। देखिए ध्यान से बेटा, क्या कहना चाह रहे हैं कि सर जो एड्रेस है ना कॉरेस्पॉन्डेंस, जब तक आपका रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टैब्लिश नहीं हो जाता, तब तक कम्युनिकेशन के लिए आप कुछ तो एड्रेस दोगे, वो एड्रेस आपको देना पड़ेगा। सर जनरली जब आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो इसके 30 दिन के अंदर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस भी
हो जाना चाहिए बेटा, ठीक है, बिल्कुल सर। बट उससे पहले आपको कोई एड्रेस देना पड़ेगा, कम्युनिकेशन एड्रेस होना चाहिए। आपको पर्टिकुलर्स देने होंगे बेटा, नेम इंक्लूडिंग सरनेम, फैमिली नेम और रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, किसके बेटा, सारे सब्सक्राइबर्स के, सारे सब्सक्राइबर्स के। और साथ के साथ इन्हें एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी देना होगा, इन्हें एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी देना होगा बेटा। चलो सर, बढ़िया सर। पर्टिकुलर्स जैसे जिसमें नेम, सरनेम, फैमिली नेम, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन नेम, वो सब कुछ किसके सर, किसके, द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल एंड द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, इन लोगों के आपको पर्टिकुलर्स मेंटेन करने होंगे। पर्टिकुलर्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेंशन इन द आर्टिकल, आर्टिकल में जिन पर्सन का नाम फर्स्ट डायरेक्टर की तरह मेंशन किया गया है उनकी भी पर्टिकुलर्स आपको बनाने होंगे। इसके अलावा बेटा ऑल और भी जितने लोग इस प्रोविजन में आ रहे हैं उन सब के आपको पर्टिकुलर्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है सर। चलो, उसके बाद सर आरओसी आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देती है। आरओसी आपको बेटा सीओआई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देती है। द रजिस्ट्रार ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन फाइल आपको क्या दे देगी बेटा, एक आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चल सो अभी क्या बेटा, देखो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी कंपनी को एक CIN कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर दिया गया होगा। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर कुछ इस तरह का दिखता है। खैर इररिलेवेंट है आपके लिए, तो हम ज्यादा बातचीत इस पे नहीं रखेंगे बच्चों। आगे बढ़े तो हमने देखा मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज ऑफ ऑल द डॉक्यूमेंट्स, जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी कॉपीज को आपको ओरिजिनली मेंटेन करना होगा। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है बेटा उनकी कॉपीज को आपको ओरिजिनली मेंटेन करना पड़ेगा बेटा, जब तक कि कंपनी डिसॉल्व ना हो जाए, जब तक कि कंपनी डिसॉल्व ना हो जाए, इसके डिसोल्यूशन तक सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मेंटेन करके रखने होंगे। ठीक सर। फिफ्थ पॉइंट में क्या बोल रहे हैं बेटा, फर्निशिंग ऑफ फॉल्स और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। आप समझिए, आपने अगर किसी तरह की फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन फर्निश किया है तो बेटा आपको जेल होगी। तो बेटा चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, हाँ आपको जेल होगी बेटा। जेल सर, जेल होगी कहां, कितने सालों तक की बेटा, 6 महीने से 10 साल तक की, 6 महीने से 10 साल तक की। और साथ के साथ आप अगर पब्लिक इंटरेस्ट में आपने जो भी, मान लीजिए आपने जो भी फ्रॉड किया वो पब्लिक इंटरेस्ट को हार्म कर रही है, तो बेटा आपको कम से कम भी तो 3 साल की जेल होगी, कम से कम भी आपको बेटा 3 साल तक की जेल होगी। और फाइन जितने फ्रॉड में अमाउंट इन्वॉल्व था उसका 3 टाइम्स, फ्रॉड में जितना अमाउंट इन्वॉल्व था उसका 3 टाइम्स आपको फाइन लगाया जाएगा। सेक्शन 447 अप्लाई हो जाता है बच्चों। चलिए, द कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग एनी फॉर। अब देखिए सर, कंपनी ने आरओसी को कंपनी ने आरओसी को जो डॉक्यूमेंट फाइल किए, प्राइमा फेशिया आरओसी को वो डॉक्यूमेंट सही लगे और आरओसी ने कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया। बट लेटर ऑन आरओसी फाउंड कि ये जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं ना, ये डॉक्यूमेंट कैसे हैं बेटा, ये डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट है, ये डॉक्यूमेंट इनकरेक्ट है। किसी भी समय पे अगर आरओसी को ऐसा लगता है कि कोई भी फॉल्स इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन या फिर रिप्रेजेंटेशन दिया गया है बाय सप्रेसिंग एनी मटेरियल फैक्ट, या फिर कोई मटेरियल फैक्ट छुपाया गया है, कोई भी डॉक्यूमेंट डिक्लेरेशन जो फाइल की गई है वो सही नहीं है, करेक्ट नहीं है बच्चों, तो बच्चों फिर से सेक्शन 447 जो है वो अप्लाई हो जाता है। वही बेटा, कम से कम 6 महीने की सजा, ज्यादा से ज्यादा 10 साल की, और अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो कम से कम 3 साल की सजा होनी तय है। साथ के साथ फ्रॉड के अमाउंट का 3 गुना बेटा पेनल्टी लगाया जाएगा। ठीक है। ऑर्डर ऑफ द ट्राइब्यूनल, सर ट्राइब्यूनल को ऑर्डर, हाँ जी बेटा, कंपनी हैज बीन गॉट इनकॉर्पोरेटेड। अब मान लीजिए, देखिए वो पीछे जो बात हुई, पीछे क्या हुई है बच्चों बात, पीछे सिंपली कि आरओसी क्या करेगा, पीछे सिंपली हमने बात की कि आरओसी क्या करेगा, लेकिन बेटा जी ट्राइब्यूनल ऐसे छोड़ देगा, ट्राइब्यूनल ऐसे नहीं छोड़ेगा। अगर कंपनी ने इनकॉर्पोरेशन किया है अपना, मतलब इनकॉर्पोरेट हुई है, बट उसने बेटा गलत इंफॉर्मेशन दिया है या मटेरियल फैक्ट्स को छुपाया है, इन सच केस
फ्रॉडुलेंट एक्शन जो है ट्रिब्यूनल लेगा बेटा। कैसे एक्शन लेगा सर? एक्शन ले सकता है, वो कह सकता है कि एक काम करो, जो ये मैनेजमेंट है ना, मैनेजमेंट को चेंज कर दो। एमओए जो है, एमओए में वो एमओए के मैनेजमेंट जितने भी हैं उन सबको चेंज कर दो। या वो कह सकता है कि एक काम करो, जितने भी मेंबर्स हैं उनकी लाइबिलिटीज को अनलिमिटेड कर दो। या कंपनी का नाम आरओसी के रजिस्टर से रिमूव करवा सकते हैं, या कंपनी को वाइंडिंग अप प्रोसेस के अंदर भेजा जा सकता है। लेकिन ये सब कुछ करने से पहले कंपनी को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। कारण बताओ नोटिस देना जरूरी है बच्चों। ठीक सो, देखिए आगे बढ़ते हैं। कंपनी के रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो बच्चों आजकल ये रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रॉनिकली हो गया है। अब आपको आरओसी के दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। सर इलेक्ट्रॉनिकली कैसे? बेटा आप एमसीए की वेबसाइट जब लॉगिन करते हैं तो वहां पर आप देखोगे एक स्पाइस फॉर्म है, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर कॉर्पोरेटिंग कंपनीज, सॉरी इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली, है ना? स्पेसिफाइड परफॉर्मा फोर्स इनकॉर्पोरेटिंग कंपनीज इलेक्ट्रॉनिकली, स्पाइस। ऑनलाइन आप ये फॉर्म के पार्ट ए और पार्ट बी को भर के अपनी कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। सर रजिस्टर्ड हो गई कंपनी, रजिस्ट्रेशन के बाद क्या इफेक्ट आएगा? सर सेक्शन 9 कहता है कि जैसे ही आप अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करते हैं तो सबसे पहले तो आप एक चीज याद रखिए, आपने मेमोरेंडम को भी रजिस्टर्ड करा होगा। एओए एमओए जो है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है सर? बिल्कुल किया होगा बेटा जी। एक चीज समझो, आप उसके बाद से ही बॉडी कॉर्पोरेट बन जाते हैं। बॉडी कॉर्पोरेट, यस सर, आप इसके बाद से ही क्या बन जाते हैं बेटा? बॉडी कॉर्पोरेट बन जाते हैं। साथ के साथ बेटा जो रजिस्ट्रेशन के समय पर कंपनीज जो है, कंपनीज एक्सरसाइज करती है सारे के सारे फंक्शंस, जैसे मान लीजिए इसके बाद वो परपेचुअल सक्सेशन इसमें दिखाई देगा। दे कैन गेट लाइक, इनको अपने नाम पे ये मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं, उसको वो टेंजिबल इंटेंजिबल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, किसी अपने नाम पे किसी के ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, अपना बैंक अकाउंट रख सकते हैं, किसी से इनके नाम पर केस फाइल किया जा सकता है, किसी और व्यक्ति के द्वारा केस फाइल किया जा सकता है। आप समझ रहे हैं बेटा, बॉडी कॉर्पोरेट का नेचर जो है वो आ जाता है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब सुनिए केस आया बेटा, हरिनगर शुगर मिल लिमिटेड वर्सेस एसएस झुनझुनवाला। भाई साहब, हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस एसएस झुनझुनवाला, क्या हुआ इस केस के अंदर? कहा गया कि जैसे ही कंपनी बेटा इनकॉर्पोरेट होती है और उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है तो बेटा ये लीगल पर्सन बन जाती है, सेपरेट फ्रॉम द इनकॉर्पोरेटर्स, मेंबर से या फिर प्रमोटर से बिल्कुल अलग, मेंबर्स या प्रमोटर से बिल्कुल अलग। और ये बात तो हम बहुत सारी केसेस के अंदर देख चुके हैं, ठीक है? और सर इसके जो मेंबर्स है एज एविडेंस्ड बाय द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इनके मेंबर के बारे में आपको एमओए से पता लग जाएगा। इसकी बेटा परपेचुअल एग्जिस्टेंस आ जाती है, शेयर्स को बाय एंड सेल किया जा सकता है। लेकिन बेटा समझिए, जो शेयर होल्डर है, जो बाय कर रहा है शेयर्स, लेकिन वो बेटा डजंट बाय एनी इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। भाई ये प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं बाय कर सकता। फॉर एग्जांपल मेरे पास रिलायंस के शेयर्स हैं, तो क्या मैं रिलायंस जियो का फोन फ्री में ले सकता हूं क्या? नहीं सर। मैंने कंपनी के शेयर्स जरूर खरीदे हैं, लेकिन कंपनी के प्रॉपर्टी में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। ठीक सर, बिल्कुल क्लियर सर। सर ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कॉमर्शियल टैक्स ऑफिस, यहां क्या होता है? सर यहां ऐसा होता है कि एक कंपनी जो कि रजिस्टर्ड हुई, रजिस्ट्रेशन के बाद उसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस हो जाती है, उसकी बच्चों सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस हो जाती है। कहां बताया गया? स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिस, राइट? क्लियर है सर? सर इसके बाद सुनिए, अगर कोई कंपनी परचेज करती है शेयर्स को दूसरी कंपनी के, और दूसरी कंपनी को कंट्रोल करती है, कर सकती है। एक कंपनी दूसरे कंपनी के शेयर खरीद करके उस कंपनी को कंट्रोल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है।
बिल्कुल कर सकती है सर। अच्छा, अच्छा एक बात बताइए, देखो सर, अ कंपनी परचेजेस ऑल शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी विल नॉट सर्व एज अ मींस ऑफ पुटिंग एन एंड टू द कॉर्पोरेट कैरेक्टर ऑफ अनदर कंपनी। ऐसा नहीं कि एक कंपनी ने अगर दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, एक कंपनी ने अगर दूसरे कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो बेटा ये जो कंपनी है ये अब कॉर्पोरेट कैरेक्टर कैरेक्टर की नहीं रही, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये भी कॉर्पोरेट कैरेक्टर है बेटा, इसका भी कॉर्पोरेट कैरेक्टर है, इवन ये दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। अभी भी ये क्या है बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी है। स्पेंसर्स एंड कंपनी लिमिटेड मद्रास वर्सेस सीडब्ल्यूटी मद्रास। ठीक है सर। हैवी इलेक्ट्रिकल यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें क्या हुआ, इसमें लॉ ने ये कहा कि देखो, एज कंपनी एज अ juristic person separate and distinct from its member। सर कंपनी क्योंकि jurist ने बनाया है बेटा, लॉ ने बनाया है, so that company and the person or the member who are forming the company are two different person, दो अलग अलग लोग हैं इनके बेटा। entire share capital has been contributed by the central government। इवन अगर मान लीजिए कि सारा का सारा शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट का है, अब देखिए ऐसा होता है, कंपनी सीजी ने खरीदी हो या कंपनी सीजी की हो, तो जनरली ऐसी कंपनीज में जो शेयर होल्डर यानी कि शेयर सर्टिफिकेट पे जो नाम होता है बेटा, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है। किसका होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कह रहे हैं कि बेटा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी तो अभी भी कंपनी ही है। जो बाकी कंपनीज को राइट्स हैं वही सेम राइट्स यहां भी हैं इस कंपनी को है बेटा। और तो और जो बाकी कंपनीज के कैरेक्टर्स हैं, इस कंपनी के भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑलमोस्ट। ठीक है सर, बिल्कुल करेक्ट है। आ जाइए इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स की बात करते हैं। कुछ नहीं बेटा, सेक्शन 10 क्या बोलता है कि जो मेमोरेंडम एंड आर्टिकल है ना, जैसे ही रजिस्टर्ड होता है वो बाइंड हो जाता है कंपनी के ऊपर। वो बेटा बाइंड हो जाता है कंपनी के ऊपर। और ये समझ लीजिए कि जो भी पैसा पेबल है बाय द मेंबर, बाय एनी मेंबर्स टू द कंपनी अंडर द मेमोरेंडम और आर्टिकल शेल बी डेट ड्यू फ्रॉम हिम टू द कंपनी। बेटा अगर मेंबर्स ने जो पैसा दिया है, मेमोरेंडम और आर्टिकल में ये बात लिखी है, तो बेटा ये डेट होगा, ये उधार होगा जो ड्यू है कंपनी के ऊपर। जो क्या होगा बेटा, ड्यू होगा कंपनी के ऊपर। सो क्लियर है, बिल्कुल क्लियर सर। चल अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल की। अब हम बात करते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल। तो सुनते हैं बच्चों, सबसे पहले तो कैपिटल, चाहे वो इकोनॉमिस्ट की बात कर लो, चाहे अकाउंटेंट की, चाहे बिजनेसमैन की, चाहे लॉयर्स की, बेटा हर किसी का ना मसला अलग अलग है। हर कोई कैपिटल को अलग तरीके से ट्रीट करता है। बट हम एक बात समझ लेते हैं, कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करें तो देखिए, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए बच्चों, एक कंपनी है, उस कंपनी को पैसों की जरूरत है। एक कंपनी है, उसको क्या जरूरत है बेटा, उसे पैसों की जरूरत है। तो भैया वो पैसे पूरी जनता से मांगती है। पूरी जनता जो कि उसके ऊपर विश्वास कर रही है, उनमें से कुछ लोग पैसा देते हैं कंपनी को। अच्छा देखो, कंपनी के पास मान लेते हैं कंपनी को 100 रुपयों की जरूरत थी, मिस्टर ए ने 10 रुपए दे दिए। तो मतलब ये 100 रुपए क्या है बेटा, ये शेयर कैपिटल है। ये क्या है बेटा, ये शेयर कैपिटल है। इस 100 रुपए में एक छोटा सा शेयर मिस्टर ए का भी है। शेयर इज व्हाट, शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर क्या है, एक शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। ठीक वैसे बी ने 10 रुपए दिए, सी ने, डी ने, ई ने, और इस तरीके से बेटा हमारे पास 10 लोगों ने 10 रुपए के हिसाब से पैसे जमा कराए। तो हमारे पास पैसे आए हैं बेटा 100 रुपए। हमारे पास कितने पैसे आए हैं, 100 रुपए। आई होप आपको ये बात क्लियरली समझ में आ रही होगी बच्चों। शेयर कैपिटल का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। शेयर कैपिटल, द कैपिटल और फिगर इन टर्म्स ऑफ सो मेनी रुपीज डिवाइडेड इनटू द शेयर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, द वर्ड कंट्रीब्यूशन, ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके आप आगे बढ़ सकते हैं। देखिए ध्यान से सुनिए सर, जो टर्म है कैपिटल, उसको कुछ सेंस के अंदर आप डिवाइड कर सकते हो। कैपिटल टर्म को आप कुछ सेंस के अंदर डिवाइड कर सकते हो। क्या मतलब है सर, देखो बेटा, जैसे मैं लिखता हूं कैपिटल, इसमें सबसे पहले आता है बेटा ऑथोराइज्ड कैपिटल। मतलब कंपनी कितनी ऑथोराइज्ड है टू रेज द
कैपिटल, कंपनी का कटोरा कितना बड़ा है, कितना कंपनी शेयर्स के रूप में पैसा ले सकती है। मान लेते हैं ये ऑथोराइज कैपिटल है बेटा 100 का, ठीक है, लेकिन कंपनी हो सकता है कि ऑथोराइज कैपिटल पूरे 100 रुपीज मंगवा ले जनता से, या फिर बेटा 100 का एक पार्ट जैसे 80 रुपए ही जनता से मंगवाया जाए, मतलब जनता को बेटा ऑथोराइज कैपिटल का एक पार्ट जो इशू किया जा रहा है, इशूड कैपिटल, जनता से, जनता को शेयर इशू किया है 80 रुपए का। अब बेटा 80 रुपए के शेयर इशू कर दिए, लेकिन जरूरी थोड़ा है कि सारे के सारे शेयर बिक जाए, और हो सकता है सारे बिक जाएं, या हो सकता है बेटा इससे कम या ज्यादा भी बिक जाए। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल के बाद आता है इशूड कैपिटल, और इशूड कैपिटल के बाद क्या आता है बेटा, इशूड कैपिटल के बाद आता है कि सर सब्सक्राइब्ड कैपिटल। आपको पता है कम से कम इशूड कैपिटल का 90% शेयर जो है बिक जाना चाहिए, तभी ये इशू सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज ये सक्सेसफुल नहीं होगा बेटा, कंपनीज को पैसा वापस करना होगा। सब्सक्राइब कैपिटल, तो मान लेते हैं बेटा 80 के 80 शेयर सब्सक्राइब्ड हो गए, ठीक है। अब सब्सक्राइब के बाद क्या आता है, कॉल्ड अप। कंपनी कह रही है कि लाओ सारे पैसे हमें दे दो, कॉल्ड अप। और बेटा कॉल्ड अप 80 रुपए हम मान लेते हैं कि कंपनी 80 रुपए मंगवा रही है, इसमें से फिर पेड अप, पेड अप बेटा जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो जनता है, उसने 70 रुपए तो पे कर दिए, लेकिन बेटा कॉल्स इन एरियर, कॉल तो किया लेकिन पैसा नहीं आया, वो कितने थे, 10 रुपए। कॉल सिनेरियर कितने थे बेटा, 10 रुपए। तो इस तरीके से पूरी हायरार्की चलती है बेटा, ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप। ठीक है सर, क्लियर है सर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉमिनल, ऑथोराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल की। सेक्शन याद कीजिए, सेक्शन 2 क्लॉज 8, सेक्शन 2 क्लॉज 8 क्या बोलता है सर, सेक्शन 2 क्लॉज 8? सर ये बोलता है कि कोई भी ऑथोराइज्ड और नॉमिनल कैपिटल का मतलब है बेटा वो कैपिटल जो कि मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, और एक कंपनी मैक्सिमम अमाउंट इतना ही बेटा मार्केट से उठा सकती है। कंपनी जो है वो मेमोरेंडम में जितना पैसा लिखा हुआ है उससे ज्यादा अमाउंट मार्केट से रेज नहीं कर सकती। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है बच्चों। इसके बाद आ जाता है इशूड कैपिटल, सेक्शन 2 क्लॉज 52 defines issued capital, which means such capital as company issues from time to time for subscription। बेटा जी क्या बोल रहे हैं इशूड कैपिटल को, कि सर इशूड कैपिटल मतलब वो कैपिटल जो कि कंपनी इशू करती है, जो कि कंपनी इशू करती है टाइम टू टाइम बेसिस पे, ये ऑथोराइज कैपिटल का पार्ट होता है। ऑथोराइज कैपिटल से ये ज्यादा नहीं हो सकता, ऑथोराइज कैपिटल से कभी भी ये ज्यादा बेटा नहीं हो सकता। शेड्यूल 3 इससे डील करता है, शेड्यूल 3 इससे डील करता है। ध्यान से देखिए अगला बेटा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, क्या बोल रहे हैं हम, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सेक्शन 2 क्लॉज 86। सब्सक्राइब कैपिटल आपको पता ही है, अगर आप अगर आप अगर आप प्राइवेट कंपनी की बात करें तो 2, पब्लिक कंपनी की बात करें तो 7 कम से कम। इट इज अ नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर टेकन बाय द पब्लिक, कम से कम एक शेयर तो लेना ही पड़ता है बेटा। जितने भी सब्सक्राइब्ड कैपिटल होते हैं, अब ये 2 होंगे तो इसको एक शेयर तो लेना पड़ेगा, या 7 होंगे तो इनको कम से कम एक शेयर तो लेना ही पड़ेगा। वेयर एनी नोटिस, एडवर्टीजमेंट और अदर कम्युनिकेशन और बिजनेस लेटर और बिल हेड और लेटर हेड ऑफ द कंपनी स्टेट द ऑथोराइज कैपिटल। और जनरली बेटा इन सभी चीजों के ऊपर आप देखोगे ऑथोराइज कैपिटल लिखा हुआ होता है। सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल मस्ट ऑल्सो बी स्टेटेड इन द इक्वली कॉन्स्पिशियस कैरेक्टर। और बेटा कह रहे हैं कि सर पेड अप कैपिटल किसको बेटा, पेड अप कैपिटल द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल को आपको अलग से बताना होगा सर। ठीक है सर। अगर फिर भी आप डिफॉल्ट करते हैं तो आपको पेनल्टी लगेगी बेटा 10,000 रुपए का, और तो और बच्चों 5,000 रुपए पर डे, 5,000 रुपए पर डे। चलो कॉल्ड अप कैपिटल क्या है सर, कॉल्ड अप कैपिटल मतलब क्या सर, देखो सेक्शन 2 सबसेक्शन सॉरी क्लॉज 15 क्या बोल रहा है, कॉल्ड अप कैपिटल एज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप पेमेंट इन, इट इज द टोटल अमाउंट कॉल्ड अप ऑन द शेयर इशूड। टोटल अमाउंट जो कि कॉल किया गया है बेटा बाय दी कंपनीज, कंपनी ने
क्लेम किया है, कंपनी ने कॉल किया है टोटल अमाउंट, जैसे मान लेते हैं कि एप्लीकेशन पे 2 आ गए थे, उसके बाद बेटा 8 रुपए अभी तक नहीं आए और कंपनी ने सारा अमाउंट जो है कॉल्ड अप कर लिया है। पेड अप मतलब क्या? पेड अप मतलब कॉल्ड अप का वो पार्ट जो कि शेयर होल्डर्स ने दे दिया, शेयर होल्डर्स ने दे दिया। पेड अप कैपिटल मतलब वो पार्ट जो कि शेयर होल्डर्स ने लौटा दिया है। ठीक है, चलो सर, बिल्कुल करेक्ट। बात कर लेते हैं अब शेयर्स की, बात कर लेते हैं बेटा शेयर्स की। सो शेयर्स सेक्शन 2 क्लॉज 84 में डिफाइंड है। शेयर्स सेक्शन 2 क्लॉज 84 में डिफाइंड है। सर क्या बोला जाता है? शेयर्स मतलब विच मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। जैसे मैंने आपको कहा कि 100 रुपए का शेयर कैपिटल है और उसमें 10 रुपए मिस्टर ए ने लगा रखे, तो दिस इज व्हाट द शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। ठीक है जी। सर कह रहे अ शेयर does represent such proportion of interest of the shareholder as the amount paid up thereon bearers to the total capital payable to the company। ठीक है सर। शेयर, शेयर की बात करें तो देखिए सुनिए बेटा, एक जस्टिस हुए बॉर्डलैंड ट्रस्टीज वर्सेस स्टील ब्रदर्स के केस में फेयरवेल क्या बोलते हैं? शेयर इज नॉट अ सम ऑफ मनी, ये सिर्फ और सिर्फ पैसों का बंडल नहीं है, ये इंटरेस्ट का बंडल है, ये ऑब्लिगेशंस का बंडल है। दिस इज नॉट द सम ऑफ मनी ओनली, ये पैसों का बंडल नहीं है, ये आपके इंटरेस्ट, आपके ऑब्लिगेशन, आपके राइट्स का बंडल है। ठीक है सर। दूसरी बात, शेयर होल्डर्स आर नॉट इन द आईज ऑफ द लॉ पार्ट ऑनर ऑफ द अंडरटेकिंग। तो शेयर होल्डर बेटा लॉ की नजरों में कभी भी ऑनर नहीं होता। ठीक है जी। दूसरी तीसरी बात सुनिएगा बेटा, द अंडरटेकिंग इज सम वॉट डिफरेंट फ्रॉम द टोटलिटी ऑफ द शेयर होल्डर। ये देखो सुनो बेटा, डिफरेंस क्या है? अगर सारा का सारा शेयर भी किसी एक व्यक्ति के पास है तो भी बेटा कंपनी और शेयर होल्डर में डिफरेंसेस पाए जाएंगे। राइट एंड ऑब्लिगेशन attaching to shares are those prescribed by the memorandum and article। बेटा राइट्स और ऑब्लिगेशन सब MOA के अंदर लिख दिया गया है। शेयर होल्डर हैज नॉट एनी एंड ओनली कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स अगेंस्ट बट आल्सो द अदर राइट्स। सिर्फ इसके पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स नहीं है, इसके पास अदर राइट्स भी है। इसके पास सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स नहीं है बेटा, इसके पास अदर राइट्स भी हैं। सर शेयर्स के टाइप्स बता दो जरा। इक्विटी शेयर बेटा पहला, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर। बेटा इक्विटी शेयर विद यूनिफॉर्म वोटिंग राइट्स, विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट। ठीक है, सुनिए ध्यान से। सर अगर मैं कहूं सेक्शन 45 एंड सेक्शन 44, ये दो सेक्शन है, सेक्शन 44, सेक्शन 45। सेक्शन 45 क्या कहता है कि शेयर्स, डिबेंचर्स और कोई भी अदर सिक्योरिटी जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी है, ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल, तो उसी तरीके से ट्रांसफर होंगे जिस तरीके से कि आर्टिकल के अंदर बताया गया होगा। बेटा शेयर्स को, डिवेंचर्स को, अदर इंटरेस्ट को मूवेबल प्रॉपर्टी माना जा रहा है। ये क्या माना जा रहा है? मूवेबल प्रॉपर्टी। तो इनकी ट्रांसफरेबिलिटी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग होगी बच्चों। सेक्शन 45 क्या बोलता है सर? ये बोलता है कि एवरी शेयर इन द कंपनी हैव अ शेयर कैपिटल राइट shall be distinguished in the distinctive number। बेटा ये बात बहुत पुरानी हो गई। सेक्शन 45 की बात तब की थी जब बेटा ये पेपर फॉर्म में शेयर्स हुआ करते थे, तो वहां कहा गया है कि भैया हर पेपर के ऊपर ना एक डिफरेंट डिफरेंट डिस्टिंक्टिव नंबर होना चाहिए। उसके ऊपर क्या हो बेटा? डिस्टिंक्टिव नंबर होगा। भैया नोट के ऊपर भी क्या होते थे या क्या होते हैं, सॉरी, डिस्टिंक्टिव नंबर। लेकिन कहानी आजकल थोड़ी अलग है बेटा। हमारे पास ना हम जो शेयर्स लेते हैं, हम जो शेयर्स लेते हैं वो कैसे लेते हैं पता है? हम इन शेयर्स को जमा रखते हैं डिपॉजिटरीज के पास। जनरली हम जो पैसे लेते हैं वो कहां जमा रखते हैं बेटा? वो बैंक के पास जमा रखते हैं। ठीक वैसे ही हमारे पास जो शेयर्स आते हैं वो कहां जाते हैं बेटा? डिपॉजिटरीज के पास। दो ही डिपॉजिटरीज अभी तक इंडिया में है, NSDL और CDSL। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। आप बताओ इस केस के अंदर जहां पर NSDL और CDSL डिपॉजिटरी फॉर्म यानी कि अपने अकाउंट के अंदर शेयर्स को मेंटेन कर रही है, भैया एक्चुअली में शेयर्स कैसे मेंटेन हो रहा है बेटा? शेयर्स ऐसे मेंटेन हो रहा है कि शेयर्स के ऊपर यहां पर बेटा डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं लिखे, डिस्टिंक्टिव नंबर यहां नहीं लिखे हैं बच्चों। सर यहां डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं लिखे, अरे बेटा आपके अकाउंट में 10,000 रुपए पड़े, आप बताओ वहां पर सीरियल नंबर लिखा हुआ है क्या? इस सीरियल नंबर के
पैसे आपके पास पड़े हुए हैं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लिखा हुआ बेटा। अब आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेक्शन 45 थोड़ा इररिलेवेंट होता जा रहा है। ठीक है सर, बिल्कुल करेक्ट है सर। काइंड ऑफ शेयर कैपिटल सुनिए, जब हम काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल की बात करते हैं तो सेक्शन 43 आ जाता है। सेक्शन 43 क्या बोलता है सुनिए, सेक्शन 43 कहता है कि इधर दो तरह के शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो बड़ा आसान है बेटा। कंपनी अगर लिमिटेड बाय शेयर्स है तो इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब वो शेयर कैपिटल जो कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। वो शेयर कैपिटल जो कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है उसको क्या बोल देते हैं बेटा, उसको इक्विटी शेयर कैपिटल बोल देते हैं। हमने पूछा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या नहीं होगा, कहते हैं कि अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो इस केस के अंदर पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट में प्रेफरेंशियल राइट है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को बेटा पहले इक्विटी वालों से पहले डिविडेंड दिया जाएगा, उससे पहले उनको रीपे किया जाएगा। वाइंडिंग अप के समय पे सबसे पहले पैसा किसका बेटा, ऑब्वियसली प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। फिर कुछ बच गया तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास जाता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बेटा ठीक है, तो हम इससे आगे की कहानी करेंगे बेटा नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू बच्चों।